गुड मॉर्निंग। कल हमने अनुलाभों के टॉपिक पे चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि अनुलाभों को 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ। अब सेकंड कैटेगरी लेते हैं सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। मतलब ऐसी सुविधाएं हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं मकान की सुविधा। मतलब यदि मालिक ने अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया है तो उसकी सुविधा का किस तरह से मूल्यांकन करेंगे। तो इसको हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। देखो, सरकारी कर्मचारी यदि हो तो उसके लिए सुविधा का मूल्यांकन कैसे होगा, और निजी कर्मचारी है तो उसके लिए सुविधा का मूल्यांकन कैसे। तो पहले हम बात करते हैं कि यदि सरकारी कर्मचारी है और उसको कोई रहने के लिए मकान मिला हुआ है तो उसकी सुविधा का मूल्यांकन किस तरह से होगा। तो देखो, सरकारी कर्मचारी को जो मकान मिला रहने के लिए, आपको पता होगा या नहीं भी पता है, ध्यान रखो, सरकारी कर्मचारी को एक भत्ता मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया, ठीक है ना। तो यदि सरकारी कर्मचारी को असुसज्जित मकान मिला है रहने के लिए, असुसज्जित मकान मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, केवल सिंपल सा मकान है और वो रहने के लिए उसको दिया हुआ है, तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा। तो सरकारी कर्मचारी को जो मकान मिला हुआ है रहने के लिए, उसका मूल्यांकन मकान किराए भत्ते की राशि के बराबर होगा। मतलब जितना उसको मकान किराया भत्ता मिलता है उस राशि के बराबर ये मान लिया जाएगा कि भाई उस राशि के बराबर उस मकान का मूल्य है जो उसको रहने के लिए दिया है। तो जब सरकारी कर्मचारी को मकान रहने के लिए दे दिया जाता है तो उसका मूल्यांकन मकान किराए भत्ते की राशि के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन असुसज्जित मकान, और यदि सुसज्जित मकान जिसमें फर्नीचर लगा हुआ हो, फर्नीचर में फर्नीचर, टीवी, एयर कंडीशनर, ये सब चीजें शामिल की जाती है, तो सुसज्जित मकान में फर्नीचर का मूल्यांकन होगा तो फर्नीचर की लागत का 10%, मतलब जितना फर्नीचर है उसकी लागत का 10% जो होगा वो उस फर्नीचर की सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा। असुसज्जित हो तो मकान किराए भत्ते के बराबर राशि मान ली जाएगी, और सुसज्जित है तो फर्नीचर की लागत का 10% मान लिया जाएगा कि भाई 10% सुविधा का उपयोग वो कर रहा है। ठीक है, ये तो हुई बात सरकारी कर्मचारी। अब बात करते हैं निजी कर्मचारी। निजी कर्मचारी को यदि असुसज्जित मकान दिया जा रहा है तो इसमें भी 2 कैटेगरी है। यदि मकान नियोक्ता, नियोक्ता मतलब मालिक होता है, बताया था मैंने आपको, नियोक्ता का स्वयं का। अब यदि मकान नियोक्ता का स्वयं का है तो उस मकान का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे। इसमें देखो, पहली बात यह है कि जहां पर कर्मचारी रह रहा है उसकी यदि आप उस जगह की आबादी 25 लाख से अधिक है
कितनी 25 लाख से अधिक है, तो फिर मकान सुविधा का मूल्य जो माना जाएगा वो माना जाएगा वेतन का 15%। दूसरी बात, यदि जहां कर्मचारी रह रहा है वहां की आबादी 10 लाख से लेकर 25 लाख तक हो, तो सुविधा का मूल्य माना जाएगा वेतन का 10%। और यदि जहां कर्मचारी रह रहा है वहां की आबादी 10 लाख से कम है, तो सुविधा का मूल्य माना जाएगा वेतन का 7.5%। ठीक है। दूसरी बात, यदि मकान नियोक्ता ने किराए पर लिया है, यदि मकान नियोक्ता ने किराए पर लिया है, तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? किराए की राशि या वेतन का 15%, दोनों में से जो भी कम हो। यदि मकान नियोक्ता का खुद का है तब तो इस तरह से मूल्यांकन करना है मकान की सुविधा का, और यदि मकान नियोक्ता ने किराए पर लिया है तो फिर किराए की राशि या वेतन का 15%, दोनों में से जो भी कम हो। ये तो बात हुई असुसज्जित मकान की। अब यदि मकान सुसज्जित है, तो सुसज्जित मतलब वही फर्नीचर लगा हुआ है, तो फर्नीचर यदि लगा हुआ है तो असुसज्जित मकान का मूल्यांकन जैसे कर रहे हैं वो तो करना ही है, प्लस जितने रुपए का फर्नीचर मकान में लगा के दिया है उस फर्नीचर की राशि का 10% जो है वो सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये बात हुई, देखो मकान की सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए सुसज्जित और असुसज्जित, और निजी कर्मचारियों के लिए असुसज्जित और सुसज्जित। ठीक है। इसके बाद कुछ बातें और ध्यान रखनी है। देखो, होटल की सुविधा कौन सी सिचुएशन में? स्थानांतरण की सुविधा। स्थानांतरण की जो कंडीशन होती है, मान लो कर्मचारी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, और ट्रांसफर होने पे जहां पे वो ट्रांसफर होके गया है वहां उसको होटल की सुविधा दी जा रही है, तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा? पहली बात, यदि होटल की सुविधा 15 दिन के लिए दी गई है, मतलब 15 दिन या उससे कम के लिए यदि कर्मचारी होटल में रुकता है और उसको होटल का बिल मालिक भरता है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा। लेकिन यदि कर्मचारी को 15 दिन से अधिक अवधि के लिए होटल की सुविधा प्रदान की गई है, तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? इसमें 2 पॉइंट है। वेतन का 24% या किराए की राशि, दोनों में से जो भी कम हो वह होटल की सुविधा मान ली। ठीक है। अब एक बात और आती है, यदि कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, और होटल ना देके मान लो वहां मकान दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, मान लो एक कर्मचारी बीकानेर में रह रहा है, उस
उसको कर्मचारी को मकान की सुविधा दे रखी है। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन जैसे मैंने नियम बताया उस हिसाब से किया जाएगा। अब मान लो कर्मचारी का ट्रांसफर बीकानेर से जयपुर कर दिया जाता है, तो जयपुर में भी मान लो नियोक्ता ने उसको मकान की सुविधा दे दी। अब आपको पता है कि जयपुर में जब मकान की सुविधा दे दी है तो उसको बीकानेर का मकान क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। लेकिन कर्मचारी के पास ऑप्शन होता है कि वो 90 दिन तक, कितने दिन तक, 90 दिन तक दोनों मकान की सुविधा का उपयोग कर सकता है। मतलब बीकानेर में मान लो उसका परिवार रह रहा है और उसका स्थानांतरण जयपुर हो गया, जयपुर में उसको मकान दे दिया गया है, लेकिन परिवार को अभी वो लेके नहीं गया है, तो 90 दिनों तक बीकानेर के मकान और जयपुर की मकान दोनों की सुविधा जो है मान ली जाएगी। दोनों की सुविधा मान ली जाएगी कि भाई दोनों ही मकान सुविधा दे सकती है कंपनी। तो इसमें जिस तरह से मकान की सुविधा का मूल्यांकन हम करते हैं उसी नियमों से करेंगे। लेकिन 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद यदि वो एक मकान खाली नहीं करता, यदि 90 दिन के बाद एक मकान खाली नहीं करता है, तो फिर दोनों मकानों को सुविधा मानकर दोनों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। 90 दिन के अंदर अंदर यदि वो खाली कर देता है तब तो बीकानेर के मकान को टैक्स फ्री मान के बीकानेर या जयपुर दोनों में से कोई एक मकान कर्मचारी अपने हिसाब से चूज कर सकता है, तो एक टैक्स फ्री हो जाएगा और एक कर योग्य हो जाएगा। लेकिन 90 दिन के पश्चात भी यदि खाली नहीं किया तो दोनों मकानों की सुविधा को कर योग्य मान लिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। अब एक बात विशेष रूप से जो आती है, अभी इतने सारे पॉइंट हमने मकान की सुविधा के पढ़े, तो जहां जहां वेतन शब्द का प्रयोग हो रहा है, देखो मैंने वेतन लिखा है, मूल वेतन नहीं लिखा है। पीछे मैंने कई जगह पे आपको जो भत्ते वगैरह बढ़ाए थे उसमें मूल वेतन बताया था, है ना। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, वेतन आ रहा है। तो वेतन का मतलब क्या है, वेतन में क्या शामिल करेंगे, तो वेतन में देखो मूल वेतन भी शामिल करना है, समस्त कर योग्य भत्ते, कर योग्य जितने टैक्स फ्री जो भत्ते हैं वो नहीं जोड़ने हैं, जो टैक्सेबल है कर योग्य भत्ते हैं वो जोड़ने। लेकिन इसमें महंगाई भत्ता जो होता है, कौन सा, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जो है वो तभी जोड़ना है जब डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया जा रहा है। यदि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है तो फिर महंगाई भत्ते को इसमें नहीं जोड़ना है, बाकी भत्तों को जोड़ देना है। इसके अलावा बोनस, कमीशन या कर्मचारी को अन्य कोई मौद्रिक भुगतान किया जा रहा है, अन्य कोई मौद्रिक नगद में भुगतान किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें वेतन में जोड़नी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि कर्मचारी रिटायर होता है जिस वर्ष, उस वर्ष उसको रिटायरमेंट के रूप में ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और भी कई तरह की राशियां मिलती है रिटायरमेंट पे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, तो वो राशियां इसमें शामिल नहीं है। वेतन में मूल वेतन, समस्त कर योग्य भत्ते जिसमें महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन हो तो शामिल करना है, बोनस, कमीशन या अन्य कोई मौद्रिक भुगतान है तो उन सबको वेतन में शामिल करके फिर वेतन का 15%, 10% या 7.5% जो भी है वो सब चीजें जो है वो हम देखेंगे। तो वेतन में क्या क्या शामिल करना है ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से मकान की सुविधा का मूल्यांकन सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से होता है वो हमने आज डिस्कस किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और लगभग हर प्रश्न में ये बिंदु आता ही है, इसलिए इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन में जब ये आए तो हमारे से कोई गलती नहीं, ठीक है ना।
तो ये आपको मकान की सुविधा का मूल्यांकन मैंने बताया है। ये अपना पॉइंट क्या चल रहा है, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। इसमें पहला मैंने आपको बताया मकान की सुविधा, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें टाइम लग गया अपने को, बाकी और जो पॉइंट है वो छोटे छोटे आएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक पॉइंट जो आपको आज समझा है मैंने, इसको अच्छी तरह से समझिए, ध्यान में रखिए। बाकी इसके पॉइंट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।